रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में मैंने बताया था, आपने रिवाइज किया उसको? यस मैम। हाँ जी, सुनिए, जो मैं आपको मैंने लास्ट वाली क्लास में जो बताया था, आपको मैंने बताया था कि रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन कैसे किया है। रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट मार्थस हैं और इकोनॉमिस्ट जेम्स एंडरसन है, उन दोनों के विचारों को इकट्ठा करके रिकार्डो ने अपना लगान का सिद्धांत बनाया था। क्या बताया? रिकार्डो ने अपना जो लगान या रेंट का थ्योरी ऑफ रेंट दी है, थ्योरी ऑफ रेंट में रिकार्डो ने क्या बताया कि रिकार्डो ने जेम्स एंडरसन जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनके जो विचार थे उनके विचारों को ले लिया, और उसके अलावा मार्थस के जो विचार थे उनके विचार को लेकर, यानी कि इन दोनों के विचार को लेकर रिकार्डो ने अपना लगान का सिद्धांत बनाया। अब मैंने आपको बताया था कि जेम्स एंडरसन के क्या विचार हैं। जेम्स एंडरसन ने कहा था कि जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक ग्रेड की भूमि नहीं मिलती है, ठीक है, बढ़िया भूमि हमें नहीं मिलती है, तो हम एक मिनट जरा होल्ड करना जरा। हाँ जी, तो आप तो कह रहे थे कि नहीं कर पाओगे आप। लेकिन मेरा काम नहीं यार, ये फिल्टर भी चेंज होंगे, रिपेयरिंग फिल्टर तो चेंज होंगे। हाँ, तो वो आरओ वाला आएगा, वो पैसा तो ले जो काटेंगे आरओ। वो आया तो वो उसने मना कर दिया था। क्या बोला? कह रहा कि मैं ये लगा नहीं सकता। आरओ का काम तो वही करते हैं ना, आरओ तो वही तो लगाते हैं। हाँ, लगाते तो हैं, लेकिन जो आया था सती कॉलोनी से उसने मना कर दिया था। या तो उसके पास ड्रिल मशीन नहीं होगी, क्या है, वो कह रहे कि आप ये वहां उसको टंगवा दो, उसके बाद में करूंगा। ठीक है, तो जब आपने मना ही कर दिया तो ठीक है, वो आएंगे, आर वाले आएंगे। हेलो। यस मैम। जी, तो जेम्स एंडरसन ने क्या कहा था कि हम जब प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, विस्तृत खेती करते हैं। विस्तृत खेती का मतलब या एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब है कि अगर हमें एक ग्रेड की भूमि नहीं मिली, ठीक है, मतलब कि एक ग्रेड का मतलब है कि जो सबसे बढ़िया भूमि है उसको हमने ए ग्रेड की भूमि मान लिया, उससे घटिया भूमि है उसको बी ग्रेड की भूमि मान लिया, उससे घटिया भूमि है उसको सी ग्रेड की भूमि मान लिया। अगर हमें ए ग्रेड की भूमि नहीं मिलेगी प्रोडक्शन करने के लिए, तो हम बी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। अगर हमारे पास अब बी ग्रेड की भूमि भी अवेलेबल नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, हम सी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करेंगे। सी ग्रेड की भूमि भी अवेलेबल नहीं होगी तो डी ग्रेड की भूमि पे जाएंगे। तो ये बात रिकार्डो, ये बात जेम्स एंडरसन ने बताई। तो कहने का मतलब है जेम्स एंडरसन ने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि विस्तृत खेती को लिया, ठीक है। लेकिन जो मार्थस हैं, मार्थस ने इंटेंसिव कल्टीवेशन को लिया, गहन खेती को लिया। मार्थस ने कई ग्रेड ऑफ लैंड को लेकर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं की है। मार्थस ने केवल एक ही भूमि का टुकड़ा लिया है। हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसी भूमि के टुकड़े के ऊपर बार बार लेबर को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते हैं, कैपिटल पूंजी को बढ़ाते हैं। लेबर और कैपिटल को बढ़ाकर हम प्रोडक्शन को जब बढ़ाने की कोशिश करते हैं एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर, मैंने क्या बताया, एक ही भूमि का टुकड़ा है, उसी में लेबर का नंबर बढ़ा रहे हैं, उसी में कैपिटल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पूंजी उसमें ज्यादा लगाकर जब हम उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटेंसिव कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, उसको हम गहन खेती के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जेम्स एंडरसन ने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को लिया, जेम्स एंडरसन ने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को लिया है, और जेम्स एंडरसन ने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को लिया है, और मार्थस ने क्या लिया है, मार्थस ने इंटेंसिव कल्टीवेशन को लिया, ठीक है। तो अब रिकार्डो ने जब अपना लगान का सिद्धांत दिया, अपनी रेंट थ्योरी दी, तो रिकार्डो ने जेम्स एंडरसन और मार्थस दोनों के विचारों को मिलाकर एक सिद्धांत बनाया, अपना सिद्धांत, अपनी थ्योरी ऑफ रेंट दी। हेलो हेलो। यस हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। रिकार्डो ने Yes, अपना रेंट का जब सिद्धांत उसने दिया, थ्योरी ऑफ रेंट दी,
उसने जेम्स एंडरसन और मार्कस दोनों के विचारों को मिलाकर अपनी रेंट थ्योरी बनाई है। ठीक है, Yes, मैंने जब क्लास आपके ली थी तो उसमें ये बताया, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो रिकार्डियन थ्योरी है वो किन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। रिकार्डियन थ्योरी किन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है वो मैंने आपको एजम्पशंस बताई थी। ठीक है, अब उसके बाद अब हम इसमें पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन कैसे किया है। रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन करते हुए, रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन करने के लिए रिकार्डो ने दो सिचुएशन ली है। तो ये यहां मैं आपको बता रही हूं डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, ये कर रहे हैं हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। इस रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम हेडिंग ले रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। ठीक है, रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन किस तरह से किया है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन करने के लिए दो सिचुएशन ली है। उसने दो सिचुएशन कौन सी ली है, पहली उसने सिचुएशन ली है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। पहली सिचुएशन उसने क्या ली है, पहली सिचुएशन उसने ली है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। ठीक है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्तृत खेती। इसको क्या बोलते हैं, विस्तृत खेती। ठीक है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन या विस्तृत खेती। ठीक है, एक उसने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को लिया है, दूसरा उसने इंटेंसिव कल्टीवेशन को लिया है, इंटेंसिव कल्टीवेशन। ठीक है, इंटेंसिव कल्टीवेशन को लिया है। इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होती है, इंटेंसिव कल्टीवेशन को हम कहते हैं गहन खेती, इसको हिंदी में बोलते हैं हम गहन खेती। ठीक है, तो रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में भी किया, इंटेंसिव कल्टीवेशन की सिचुएशन में भी किया। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि विस्तृत खेती की सिचुएशन में, विस्तृत खेती की सिचुएशन में रेंट का डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के लिए क्या किया जाता है, केवल एक भूमि का टुकड़ा तो लिया ही नहीं जाता। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के लिए क्या किया जाता है, केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं लिया जाता। क्या किया जाता है, हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम कई भूमि के टुकड़े लेते हैं। जैसे रिकार्डो ने 4 ग्रेड की भूमि ली है, ए ग्रेड की भूमि, बी ग्रेड की भूमि, सी ग्रेड की भूमि, डी ग्रेड की भूमि। रिकार्डो ने 4 ग्रेड की भूमि ली है। ठीक है, हम सबसे पहले ए ग्रेड की भूमि पे प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और जब ए ग्रेड की भूमि अवेलेबल नहीं होती तो फिर हम बी ग्रेड की भूमि पे जाते हैं। बी ग्रेड की भूमि अवेलेबल नहीं होती तो सी ग्रेड की भूमि पे जाते हैं। सी ग्रेड की भूमि अगर अवेलेबल नहीं होती तो हम डी ग्रेड की भूमि पे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्शन हमें कितना मिलता है, ऐसी सिचुएशन में हमें कितना प्रोडक्शन मिलता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ए ग्रेड की भूमि, बी ग्रेड की भूमि, सी ग्रेड की भूमि, डी ग्रेड की भूमि, इनके ऊपर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो मान लो इसमें हमें 10 कोई भी ले लो, 10 टन ले लो, क्विंटल ले लो, जो भी लेना चाहो, 10 मिल रहा है। जब ए ग्रेड की भूमि नहीं तो बी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें और कम मिल रहा है, क्योंकि ये ए ग्रेड की भूमि ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है, और बी ग्रेड की भूमि उससे कम उपजाऊ है, कम फर्टाइल है, तो 8 टन प्रोडक्शन हो रहा है। फिर सी ग्रेड, बी ग्रेड की भूमि अवेलेबल नहीं तो सी ग्रेड की भूमि पे कर रहे हैं, 6 टन मिल रहा है। सी ग्रेड की भूमि अवेलेबल नहीं तो डी ग्रेड की भूमि पर कर रहे हैं, 4 टन प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, अब रेंट कैसे डिटरमिन किया जाता है, ठीक है, रेंट किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। जो सबसे घटिया भूमि होती है ना, जैसे डी ग्रेड की भूमि, इस भूमि को हम कहते हैं, डी ग्रेड की भूमि को हम कहते हैं मार्जिनल लैंड। इसको क्या कहते हैं, डी ग्रेड की भूमि को हम कहते हैं मार्जिनल, इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल लैंड, जिसको हम बोलते हैं सीमांत भूमि। डी ग्रेड की भूमि को हम मार्जिनल लैंड कहते हैं, सीमांत भूमि कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ए ग्रेड की भूमि का रेंट डिटरमिन करना है तो कैसे होगा, 10 और 4 का डिफरेंस हो गया 6। बी ग्रेड की भूमि का रेंट डिटरमिन करना है, 8 और 4 का डिफरेंस हो गया 4। सी ग्रेड की भूमि का रेंट डिटरमिन करना है, 6, 4 का डिफरेंस 2। ठीक है, डी ग्रेड की भूमि जो सबसे घटिया भूमि है उसको कोई भी रेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे घटिया भूमि नहीं, इसको कोई रेंट नहीं मिलेगा। तो रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन ऐसे किया, यानी कि रेंट को डिटरमिन करने के लिए उसने 4 कैटेगरी की भूमि ली है। ठीक है, ए सबसे बढ़िया भूमि है, बी उससे घटिया, सी उससे घटिया, डी सबसे घटिया। हाँ जी, ठीक है, तो इस तरह से रिकार्डो ने रेंट का डिटरमिन किया। 10 और 4 का डिफरेंस 6, 8 4 का डिफरेंस 4, 6 4 का डिफरेंस 2, और इसको रेंट, डी ग्रेड की भूमि को रेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेंसिव कल्टीवेशन।
अब हमने देखो इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देना। डायग्राम से जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर होगी ग्रेड ऑफ लैंड, 4 ग्रेड की भूमि है, ग्रेड ऑफ लैंड, ठीक है, 4 ग्रेड की भूमि है, यानी कि ए ग्रेड की भूमि, ये आपकी हो गई बी ग्रेड की भूमि, ये आपकी हो गई सी ग्रेड की भूमि, ये आपकी हो गई डी ग्रेड की भूमि, ठीक है। प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम 10 तक है, तो ये 10 तक आपने प्रोडक्शन शो करना है। मान लो ये हमने ले लिया 2, ये 4 हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया 8, और ये हो गया 10, ठीक है। ए ग्रेड की भूमि पर 10 प्रोडक्शन है, ये देखो ये ए ग्रेड की भूमि है और 10 प्रोडक्शन है। बी ग्रेड की भूमि है, बी ग्रेड की भूमि पर कितना प्रोडक्शन है, बी ग्रेड की भूमि पर तो 8 प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बी ग्रेड की भूमि पर कितना प्रोडक्शन होता है, 8 प्रोडक्शन होता है। सी ग्रेड की भूमि है, उसके ऊपर 6 प्रोडक्शन होता है। सी ग्रेड की भूमि है, उसके ऊपर 6 प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी आ गई डी ग्रेड की भूमि, ये आपका 6 है, और डी ग्रेड की भूमि के ऊपर कितना होता है, डी ग्रेड की भूमि के ऊपर 4 होता है, ठीक है। तो इन सबको मिला दो, ठीक है। ये जो आपका है, ये आपका 10 है, ये आपका 8 है, 6 है, 4 है, तो ये जो आपका 10 और 4 का डिफरेंस, यानी कि डी ग्रेड की भूमि को 4 प्रोडक्शन मिलता है, 10 और 4 का डिफरेंस, ये क्या कहलाएगा, ए ग्रेड की भूमि का रेंट कहलाएगा। बी ग्रेड की भूमि का रेंट क्या होगा, 8 और 4 का डिफरेंस, ये बी ग्रेड की भूमि का रेंट हो गया, और 6 और 4 का डिफरेंस सी ग्रेड की भूमि का रेंट हो गया। और डी ग्रेड की भूमि को रेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सबसे घटिया भूमि है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई। Yes, ma'am. सी ग्रेड की भूमि को Yes, रेंट ma'am. नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया। तो इस तरह से एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। अब देखो आपके पास किताब में एक नीचे डायग्राम भी बना हुआ है, और वो कॉस्ट कर्व के माध्यम से रेंट का डिटर्मिनेशन किया है। जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था तो मैंने कहा था कि कॉस्ट कर्व के माध्यम से रेंट का डिटर्मिनेशन नहीं करना है, ठीक है। ये जो कॉस्ट कर्व है, आपने ऊपर वाला डायग्राम बनाना, नीचे वाला नहीं बनाना, याद है आपको। Yes, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा पढ़ रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, अब हम दूसरा पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है दूसरा हमारा इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब मैं इंटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में बता रहा हूं। इंटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है, एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर लैंड और लेबर की डोजेस को बढ़ाकर जब प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको इंटेंसिव कल्टीवेशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा कर रहे हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर इंटेंसिव कल्टीवेशन, ठीक है। एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर लेबर और कैपिटल की डोजेस को लगाकर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये कैसे बनेगा इंटेंसिव कल्टीवेशन का डायग्राम। एक्स एक्सिस पर हमने लैंड ले, एक्स एक्सिस पर हम यहाँ लैंड नहीं लेंगे, क्योंकि हम एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर लेबर और कैपिटल की डोजेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक ही भूमि का टुकड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे हम डोजेस ऑफ लेबर एंड कैपिटल। क्या लिख रहे हैं, डोजेस ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं हम प्रोडक्शन, डोजेस ऑफ लेबर एंड कैपिटल और प्रोडक्शन, ठीक है। डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल का मतलब है लेबर कैपिटल की पहली डोज लगाई, लेबर कैपिटल की भूमि का टुकड़ा एक ही है, उसके ऊपर दूसरी डोज लगाई, उसके ऊपर तीसरी डोज लगाई, उसके ऊपर चौथी डोज लगाई, उसके ऊपर पांचवी डोज लगाई, तो प्रोडक्शन कितना मिलता है, तो कितना प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। ये हम पहले मान लेते हैं 2 टन प्रोडक्शन है, फिर 4 टन प्रोडक्शन है, फिर 6 टन प्रोडक्शन है, फिर मान लेते हैं 8 टन प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर मान लेते हैं 10 टन। पहली डोज लगाई तो मान लो 10 टन प्रोडक्शन हो रहा है, मिला दिया। दूसरी डोज लगाई तो 8 टन प्रोडक्शन हो रहा है, पहले से कम हो रहा है। तीसरी डोज लगाई तो 6 टन प्रोडक्शन हो रहा है। चौथी डोज लगाई तो 4 टन प्रोडक्शन हो रहा है। हमने डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल सिर्फ मान लो 4 तक ही लगाई, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में रेंट कितना होगा, पहली डोज और आखिरी डोज मान लो हमने चौथी डोज ली है, अगर पांचवी लोगे तो पांचवी डोज लगाई तो 2 प्रोडक्शन है, ठीक है। पहली डोज पे 10 है, सबसे आखिरी डोज पे कितना है 2 टन का, पांचवी डोज पे 2 टन,
10 और 2 का डिफरेंस यानी कि ये रेंट माना जाएगा। फिर दूसरी डोज पे 8 है, आखिरी डोज के ऊपर 2 है, 8 और 2 का डिफरेंस यानी कि 6 रेंट माना जाएगा। तीसरी डोज पे 6 प्रोडक्शन हुआ है और ये आपका 6 टन प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये 6 और 2 का डिफरेंस यानी कि 4 आपका रेंट माना जाएगा। और फिर उसके बाद चौथी डोज लगाई, 4 प्रोडक्शन हुआ है, 4 और 2 का डिफरेंस आपका 2 हो गया। पांचवी जो डोज लगाई है इसमें तो 2 टन ही प्रोडक्शन हुआ है, ये सबसे कम प्रोडक्शन है, इसको रेंट नहीं मिलेगा, पांचवी डोज पे कोई रेंट नहीं मिलेगा। तो 10 और 2 का अंतर 8, 8 और 2 का अंतर 6, 6 2 का अंतर 4, 4 2 का अंतर 2, ये जो एरिया है ना ये रेंट कहलाएगा। ये एरिया क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा, ठीक है। तो पहले वाले डायग्राम और इस डायग्राम में डिफरेंस क्या है? पहले डायग्राम और इस डायग्राम में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपने डोजेज, यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस पर, वहां पर आपने क्या ली थी? ग्रेड ऑफ लैंड, लैंड डी 4 कैटेगरी की लैंड ली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ग्रेड ऑफ लैंड नहीं ले रहे, यहाँ डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल ले रहे। वाई एक्सिस पे वहां पे प्रोडक्शन था और यहाँ भी प्रोडक्शन, सिर्फ ये एक्स एक्सिस पर जो दिखाया गया वो फर्क है, क्योंकि यहाँ हम भूमि का टुकड़ा एक ही ले रहे हैं, एक लैंड का पीस ले रहे हैं, उसी के ऊपर लेबर कैपिटल लगाकर हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। तो रिकार्डो ने रेंट की डिटर्मिनेशन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में कैसे होती है ये भी बताया, इंटेंसिव कल्टीवेशन की सिचुएशन में रेंट की डिटर्मिनेशन कैसी होती है ये भी बताया, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, अब उसके बाद कॉस्ट कर्व के माध्यम से जो डायग्राम बना हुआ है वो आपने नहीं बनाना है, ठीक है। सिर्फ आपने जो मैंने डायग्राम बताया है दोनों में से एक बनाना है, दोनों नहीं बनाने। हमने पहला डायग्राम बना लिया, कॉस्ट कर्व से हम रेंट डिटर्मिनेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन कैसे किया है वो हमने सीख लिया, ठीक है। और अब हमने क्या करना है? अब हमने हाँ जी, अब हमने पढ़ना है क्रिटिसिज्म ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो के थ्योरी को क्रिटिसाइज कुछ इकोनॉमिस्ट ने किया है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसकी क्रिटिसिज्म किस बेस पे की है? सबसे पहले इसमें क्रिटिसिज्म का पॉइंट आता है भूमि की शक्ति ना तो मौलिक होती है और ना ही अविनाशी, यानी कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज नाइदर ओरिजिनल नॉर इंडिस्ट्रक्टेबल। इसका मतलब यह है कि जो भूमि की शक्ति होती है, यानी कि जो शक्ति का मतलब जो भूमि की फर्टिलिटी है, भूमि का उपजाऊपन है। रिकार्डो ने यह माना था कि जो भूमि की फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, ठीक है, जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो कैसी होती है? मौलिक है। मौलिक मीन्स ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब प्रकृति की देन है, नेचर की देन है। गॉड ने किसी भूमि को ज्यादा फर्टाइल बनाया और किसी भूमि को कम फर्टाइल बनाया, ठीक है। तो रिकार्डो का ये विचार था कि ये जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है ये कैसी है? ये फर्टिलिटी ऑफ लैंड प्रकृति की देन है, ओरिजिनल है, प्रकृति की देन है और अविनाशी है। अविनाशी होने का मतलब है कि ये जो फर्टिलिटी है खत्म नहीं होती है। अविनाशी का मतलब क्या है कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या है? खत्म नहीं होती है, हमेशा उपजाऊपन भूमि का बना रहता है। लेकिन आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि भूमि की फर्टिलिटी खत्म नहीं होती, ये तो गलत है। अगर मान लो हम भूमि के ऊपर खाद ना डालें तो क्या भूमि का उपजाऊपन हमारा बना रहेगा? भूमि की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए तो हमें बार बार उस पर खाद डालनी पड़ती है। अगर हम नहीं डालेंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति, उसकी फर्टिलिटी तो कम होती जाएगी। लेकिन रिकार्डो ने इस बात को नहीं माना। रिकार्डो कहते हैं कि भूमि की फर्टिलिटी कभी खत्म नहीं होती। आलोचकों ने इसको आलोचना कर दी कि भूमि की फर्टिलिटी खत्म होती है, अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हिस्टोरिकली रॉन्ग, यानी कि इतिहास के दृष्टिकोण से निराधार। इसका मतलब क्या है? इतिहास के दृष्टिकोण से निराधार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हाँ जी, इसका मतलब ये है कि रिकार्डो ने क्या माना है? रिकार्डो ने ये माना है कि जब भी कोई व्यक्ति जमीन के ऊपर खेती करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, तो वो सबसे पहले कौन सी जमीन के ऊपर खेती करेगा? जो भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ है, जब जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है उसके ऊपर वो प्रोडक्शन पहले करेगा। और जब वो भूमि अवेलेबल नहीं होगी उससे घटिया भूमि पे जाएगा, जब वो अवेलेबल नहीं होगी और उससे घटिया भूमि पे जाएगा, ठीक है। लेकिन आलोचकों ने, क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये बात सही नहीं है, ठीक है। हमें क्या पता कि कौन सी भूमि सबसे ज्यादा फर्टाइल है?
कौन सी भूमि सबसे ज्यादा फर्टाइल है, कौन सी भूमि सबसे कम फर्टाइल है, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है। और आलोचकों का कहना है कि जो सबसे बढ़िया भूमि होती है वो तो जंगलों में ढकी होती है, वनों में ढकी होती है, वो भूमि सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये भूमि ज्यादा फर्टाइल है, ये कम फर्टाइल है। आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी भूमि, जब हम उसके ऊपर प्रोडक्शन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सी भूमि ज्यादा फर्टाइल है, कौन सी कम फर्टाइल है। ठीक है, ऐसे तो नहीं पता चलता। उसके बाद तीसरा इसने बताया मार्जिनल लैंड या नो रेंट लैंड, यानी कि सीमांत या लगान रहित भूमि। इसका मतलब क्या है कि रिकार्डो ने बताया कि एक लैंड ऐसी होती है, रिकार्डो ने क्या बताया कि एक लैंड ऐसी होती है, एक लैंड ऐसी होती है जिसको बिल्कुल भी लगान नहीं मिलता। जैसे डी ग्रेड की हमने भूमि ली है, उसको तो लगान बिल्कुल मिलता ही नहीं है, ये सबसे घटिया भूमि है, बंजर भूमि, उसको लगान नहीं मिलता, उसको रेंट नहीं मिलता। लेकिन आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि ये बात भी गलत है। आलोचकों का, क्रिटिक्स का ये कहना है चाहे भूमि कितनी घटिया क्यों ना हो, हर भूमि को थोड़ा बहुत रेंट तो जरूर मिलता है। क्या बताया? क्रिटिक्स ने आलोचना करते हुए कहा चाहे कोई भूमि कितनी घटिया क्यों ना हो, कितनी बंजर क्यों ना हो, ठीक है, हर भूमि को थोड़ा बहुत रेंट तो जरूर मिलता है। रिकार्डो ने इस बात को नहीं माना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लगान उपजाऊपन के कारण नहीं बल्कि सीमितता के कारण मिलता है, यानी कि रेंट इज नॉट ड्यू टू फर्टिलिटी बट ड्यू टू सिकर्सिटी। यानी कि रिकार्डो का क्या कहना है कि जो जमीन के ऊपर रेंट हमें मिलता है, ये रेंट हमें इसलिए नहीं मिलता कि एक जमीन ज्यादा फर्टाइल है तो उसको रेंट मिल रहा है, दूसरी जमीन कम फर्टाइल है तो उसको कम मिल रहा है। रिकार्डो ने कहा है कि रेंट डिटर्मिनेशन का पहला रीजन ये नहीं है कि भूमि की फर्टिलिटी में अंतर होता है इसलिए रेंट मिलता है। रिकार्डो का ये कहना है कि रेंट इसलिए मिलता है क्योंकि लैंड अवेलेबल नहीं होती। जब लैंड अवेलेबल नहीं होती तो हमें उससे घटिया भूमि पर जाना पड़ता है। जैसे ए ग्रेड की भूमि अवेलेबल नहीं है तो हम बी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, बी ग्रेड की भूमि अवेलेबल नहीं होगी तो सी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, सी ग्रेड की भूमि अवेलेबल नहीं होगी तो डी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? Yes, ma'am. ठीक है। तो रेंट क्यों उत्पन्न होता है? उपजाऊपन के कारण उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि भूमि स्केर्स है, यानी कि भूमि दुर्लभ है, भूमि उपलब्ध नहीं होती, इस वजह से रेंट उत्पन्न होता है। ठीक है, ये मार्थस का भी कहना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लगान केवल भूमि के लिए ही नहीं दिया जाता, यानी कि रेंट इज नॉट पेड ओनली फॉर लैंड। रिकार्डो ने तो रेंट को सिर्फ लैंड के ऊपर कैलकुलेट किया है। रिकार्डो के अनुसार रेंट लैंड के ऊपर ही उत्पन्न होता है, बाकी किसी चीज पे रेंट उत्पन्न नहीं होता। लेकिन क्रिटिक्स ने आलोचना करते हुए कहा रेंट केवल लैंड के ऊपर ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि जो हमारे उत्पादन के दूसरे साधन है, उत्पादन के दूसरे साधन हमारे कौन कौन से हैं? उत्पादन के जो दूसरे साधन है, जैसे हमारे पास कैपिटल है, ठीक है, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास लेबर है, उनको भी तो रेंट मिलता है। ठीक है, उत्पादन, आलोचकों का कहना है कि लगान उत्पादन के हर साधन को मिलता है, सिर्फ लैंड को रेंट नहीं मिलता है। ठीक है, और आलोचकों का, क्रिटिक्स का ये भी कहना है ये जो रेंट है, जितनी उत्पादन के साधन को इनकम प्राप्त होती है, कोई भी उत्पादन का साधन ले ले, जैसे हम कैपिटल ले ले, उसको जो भी इनकम प्राप्त होती है वो सारी इनकम उसकी रेंट नहीं कहलाती, उसका एक हिस्सा रेंट कहलाता है। सारी इनकम रेंट नहीं कहलाती, उसका एक हिस्सा रेंट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है केवल भूमि की मौलिक शक्ति के कारण उत्पादकता के माप में कठिनाई, यानी कि डिफिकल्टी इन मेजरिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ओनली ड्यू टू इट्स ओरिजिनल फर्टिलिटी। रिकार्डो ने क्या कहा था कि रिकार्डो ने जब रेंट का डिटर्मिनेशन किया था तो रेंट का डिटर्मिनेशन उसने करते हुए कहा था कि जो भूमि की शक्ति होती है वो प्रकृति की, नेचर की देन है। कुछ भूमि ज्यादा फर्टाइल होती है, जो भूमि ज्यादा फर्टाइल होती है उसको ज्यादा रेंट मिल जाता है, जो कम फर्टाइल होती है उसको कम रेंट मिल जाता है। लेकिन रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये तो बताया कि रेंट कैसे उत्पन्न होता है। फर्टाइल भूमि को ज्यादा रेंट मिलता है, कम फर्टाइल भूमि को कम रेंट मिलता है।
ये तो रिकार्डो ने बताया, लेकिन रेंट डिटरमिन कैसे किया जाता है ये रिकार्डो ने नहीं बताया। अगर कोई भूमि ज्यादा फर्टाइल है, उसको जो इनकम मिल रही है, क्या उसकी सारी इनकम रेंट मानी जाएगी? उसकी सारी इनकम रेंट नहीं मानी जाती है, क्योंकि फर्टाइल भूमि के ऊपर जो प्रोडक्शन होता है वो सारा प्रोडक्शन केवल भूमि की फर्टिलिटी की वजह से थोड़ी इतना प्रोडक्शन उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उत्पादन को बढ़ाने में और भी तो फैक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे उत्पादन को बढ़ाने में लेबर का भी तो कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम स्किल्ड वर्कर लगाएंगे, अच्छा काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है। अगर हम ज्यादा पूंजी लगाएंगे तो भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। सिर्फ हम फर्टाइल लैंड यूज कर ले तो क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? हम फर्टाइल लैंड यूज कर लेते हैं, कैपिटल नहीं बढ़ाते। हम फर्टाइल लैंड यूज कर लेते हैं और लेबर हम अनस्किल्ड लगा देते हैं। लैंड हमारी फर्टाइल है लेकिन हम अनस्किल्ड लेबर लगा देते हैं, तो क्या हमारा प्रोडक्शन उतना बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है, जो जमीन के ऊपर प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने के कई कारण होते हैं। भूमि की फर्टिलिटी की वजह से भी प्रोडक्शन बढ़ता है, वर्कर के स्किल की वजह से भी प्रोडक्शन, अच्छे स्किल्ड वर्कर लगा रखे उसकी वजह से भी प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। स्किल्ड वर्कर की वजह से भी प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। हमने भूमि के ऊपर और कैपिटल लगाई है उसकी वजह से भी प्रोडक्शन बढ़ता है। तो प्रोडक्शन के बढ़ने के तो कई कारण होते हैं, सिर्फ भूमि की फर्टिलिटी की वजह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। हम अगर ये मापना चाहते हैं कि भूमि की फर्टिलिटी की वजह से कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, सिर्फ हम ये मापना चाहते हैं, क्या हम इसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते, क्योंकि जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो भूमि की फर्टिलिटी की वजह से भी बढ़ा है, वो वर्कर की स्किल की वजह से भी बढ़ा है, भूमि के ऊपर हमने पूंजी और लगाई है उसकी वजह से भी बढ़ा है। यानी कि जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो कई फैक्टर्स की वजह से बढ़ा है। सिर्फ भूमि की फर्टिलिटी की वजह से कितना प्रोडक्शन बढ़ा है इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। केवल भूमि की फर्टिलिटी की वजह से कितना प्रोडक्शन बढ़ा है उसको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आलोचना का पॉइंट दिया है, प्रत्येक भूमि में कुछ उपजाऊ शक्ति होती है। एवरी लैंड हैज सम फर्टिलिटी। रिकार्डो ने तो एक भूमि को बंजर भूमि भी माना था, ठीक है, मार्जिनल लैंड माना था, लेकिन आलोचकों ने, क्रिटिक्स ने आलोचना करते हुए कहा कि कोई भी ऐसी भूमि नहीं होती जिसमें फर्टिलिटी ना हो। चाहे हम कितनी घटिया से घटिया भूमि ले लें, मार्जिनल लैंड की भी कुछ ना कुछ फर्टिलिटी होती है। रिकार्डो ने नहीं माना था, रिकार्डो ने मार्जिनल लैंड की कोई फर्टिलिटी नहीं मानी थी, लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कि जो घटिया भूमि है उसकी भी कुछ ना कुछ फर्टिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, पूर्ण प्रतियोगिता की यह वास्तविक मान्यता, यानी कि अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या मतलब है अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? इसका मतलब ये है कि ये जो रिकार्डो का रेंट थियरी है ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन की एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन तो देखते नहीं। एक्चुअल में मार्केट में तो इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है, अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। समझ आ रही बात की नहीं? अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में वस्तु की कीमत इंडस्ट्री तो डिटरमिन करती नहीं, ठीक है। हर मोनोपोलिस्ट अपनी वस्तु की कीमत को निश्चित करता है, ठीक है। कीमत वो ज्यादा निश्चित कर देगा, थोड़े उसका प्रोडक्ट कम बिकेगा। हर विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से भिन्न होती है, ठीक है। जिस विक्रेता की, जिस सेलर की प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा उसको ज्यादा कीमत मिल जाएगी, जिसका प्रोडक्ट थोड़ी घटिया क्वालिटी का होगा उसको कम कीमत मिलेगी, ठीक है। तो ये जो रिकार्डियन थ्योरी है ये परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, तो ये अजम्पशन भी गलत है। एक्चुअल में सिचुएशन परफेक्ट कंपटीशन की नहीं पाई जाती। एक्चुअल में हम जो मार्केट में सिचुएशन देखते हैं वो इम्परफेक्ट कंपटीशन की देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन नहीं पाई जाती, इसलिए भी क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना कर दी। नेक्स्ट पॉइंट आता है लगान का अधूरा सिद्धांत, यानी कि इनकम्प्लीट थ्योरी ऑफ रेंट। जो रिकार्डियन थ्योरी है इसको इनकम्प्लीट थ्योरी ऑफ रेंट भी कहते हैं। रिकार्डियन थ्योरी इनकम्प्लीट थ्योरी किस तरह से है? क्योंकि जो रिकार्डो है वो रेंट की डिटर्मिनेशन पूरी इकोनॉमी के एंगल से करता है, पूरी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से रेंट का डिटर्मिनेशन रिकार्डो करता है, ठीक है। पूरे इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से रेंट का डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है, ये रिकार्डो करता है। लेकिन रिकार्डो ने एक, अगर हमें फर्म के लिए रेंट का डिटर्मिनेशन करना है, एक हमें इंडस्ट्री के लिए रेंट का डिटर्मिनेशन करना है,
तो रिकार्डियन थ्योरी से फर्म और इंडस्ट्री का रेंट का डिटर्मिनेशन नहीं होता। रिकार्डो के सिद्धांत से रेंट का डिटर्मिनेशन पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए होता है। एक इंडस्ट्री के लिए, एक फर्म के लिए रेंट का डिटर्मिनेशन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लैंड। रिकार्डो ने रेंट के अल्टरनेट यूज नहीं लिए हैं। रिकार्डो ने सिर्फ रेंट का केवल एक ही प्रयोग लिया है, और वो प्रयोग क्या लिया है कि हम रेंट का प्रयोग केवल खेती करने के लिए लेते हैं। रिकार्डो ने रेंट का प्रयोग केवल खेती करने के लिए लिया है, जबकि क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि रेंट का प्रयोग तो कई कामों के लिए होता है। हम रेंट का प्रयोग खेती करने के लिए भी करते हैं, कल्टीवेशन के लिए भी करते हैं, लैंड का प्रयोग इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी रेंट का हम प्रयोग करते हैं, रेंट का प्रयोग हम अपना घर बनाने के लिए भी करते हैं। तो सिर्फ रेंट का प्रयोग केवल एक खेती करना थोड़ी होता है, रेंट के तो कई यूज हो सकते हैं। रेंट लेकर उसके ऊपर हम इंडस्ट्री खड़ी कर दें, रेंट लेके उसके ऊपर हम अपना घर बना दें। ठीक है, तो रेंट का केवल रेंट लेकर हम कोई हॉस्पिटल बना दें, इंस्टीट्यूशन बना दें। तो रिकार्डो ने रेंट का तो केवल एक ही यूज लिया, वो है खेती। उसने रेंट का कोई दूसरा यूज लिया ही नहीं, जबकि रेंट का यूज तो हम कई कामों के लिए करते हैं। इसलिए भी क्रिटिक्स ने रिकार्डियन थ्योरी को क्रिटिसाइज कर दिया। हाँ जी, बात समझ में आ गई? हेलो, बात समझ में आ गई? हेलो हेलो, ठीक है, तो इसके साथ रिकार्डियन थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आज हम इतना ही कर रहे हैं। हाँ जी, समझ में आ गया? ठीक है, आज इतना ही कर रहे हैं। कल मैं आपको जो फैक्टर प्राइसिंग की मॉडर्न थ्योरी हमारी बच गई थी ना, वो बताऊंगी। मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग के चैप्टर में मॉडर्न थ्योरी हमारी रह गई थी, उसको मैं बता दूंगी। बहुत छोटी सी थ्योरी है, बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये रिकार्डियन थ्योरी आप रेंट को याद कीजिए। आज की क्लास में यही कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, हेलो, ओके मैम। ओके।